वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अब हम सिविल क्योंकि केसेस के बारे में बात कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्टीशन सूट। ठीक है, तो पार्टीशन में अपने आप में वर्ड बताता है पार्टीशन की, पार्टीशन सूट क्या है और इनके इसके जो लॉज हैं और जो टेक्निकलिटीज़ हैं बुकिश या फिर यूँ कह लो बाय लॉ, उनको पढ़ लेना एक बारी, क्योंकि अगेन हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है, किस तरह से उसे लगाया जाता है और हियरिंग्स में कैसे क्या क्या होता है ट्रायल में। ऑल्दो जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे डाइवोर्स की तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसमें, ठीक है, कि ट्रायल में क्या क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो और बहुत सारे जो ड्राफ्ट्स हैं वो हमने कवर भी कर लिए हैं। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि मोर और लेस जो ड्राफ्टिंग है वो हर किसी की सेम है। लैंग्वेज की अगर बात करो, आपकी अपनी लैंग्वेज होगी, इजी होगी, कॉम्प्लिकेट नहीं करना उसको। ठीक है, तो जब हम किसी और सेक्शन में या किसी सिविल से क्रिमिनल में या क्रिमिनल से सिविल में या किसी भी केस की जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो हमें बस उतना ध्यान रखना है उसे ड्राफ्ट करने से पहले कि आप ड्राफ्ट क्या कर रहे हो, इवन दो यू आर रेफरिंग सम अदर ड्राफ्ट, और आपका उसका अल्टीमेट मोटिव उसका ड्राफ्ट का क्या है इवेंचुअली। ठीक है, तो जैसे अभी फिलहाल हम पार्टीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि पार्टीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हम पार्टीशन ही सीख करेंगे, जाहिर सी बात है। पार्टीशन में एसेंशियल्स क्या होंगे पार्टीशन सीख करते टाइम, आप पार्टीशन फाइल कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, किस तरह से करोगे, किन किन लोगों के बीच में पार्टीशन जाएगा, तो वो सब चीज़ें हैं। ये देखो कुछ चीज़ें समय के साथ ही आती हैं। हमारा फिलहाल ये काम है आपको बताना और सिखाना कि किस तरह से वो केसेस ड्राफ्ट होते हैं, क्योंकि सेक्शन पढ़ तो आप लेते हो, बुकिश और बैरक्स देख लेते हो, लेकिन हमारी बात होती है इन हम जो कोर्स निकाल रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, हमारी बात हो रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन का। उनका बोर्ड में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। बुक्स तो आप पढ़ लोगे, करेक्ट, कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जो लिटिगेशन के टच में नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, जो फेमिलियर होना चाहते हैं, जो फेमिलियरिटी रखना चाहते हैं, सो दैट इट कैन ऑल्सो बी एन एड ऑन फॉर देम एज सुन एज दे स्टार्ट देयर लिटिगेशन, तो ये उनके लिए वीडियोस हैं जिनको समझ आएगा कि किस तरह से प्रैक्टिस होती है, ड्राफ्टिंग होती है एटलीस्ट, और कोर्ट में लगाई जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्टीशन का। देखो ये ड्राफ्ट जो है, ये ड्राफ्ट एक सीनियर के द्वारा ही ड्राफ्टेड है, सो रिलाई कर सकते हो इसमें। फाइलिंग का मैं बहुत बारी ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट और वो सब हर किसी में सेम तरह से जाता है, तो वो भी सेम तरह से जाएगा, तो इसमें वो हम नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स आप डालोगे अगेन, जैसे हर बार डालते हैं, इंडेक्स डाला, सूट फॉर पार्टीशन डिक्लेरेशन है, परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन डाल दिया। तो देखो बात हम सूट फॉर पार्टीशन की कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है, वो अलग से, ऑल्दो हम अलग से उसका वीडियो बना रहे हैं, वो आपको उसमें अच्छे से इलैबोरेटली बताएंगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा कि इंजंक्शन क्यों और किस लिए हम मांग रहे हैं इस केस में, किस लिए मांगेंगे। ठीक है, चलते हैं। ये मिसलेनियस एप्लीकेशन से कुछ ऑर्डर्स हैं, जो अगर हमें कुछ ऑर्डर्स लेने हैं, कुछ और सीख कर रहे हैं, तो हम वो भी उसके साथ लगा सकते हैं। देखो सब कुछ सेम है, मेमो ऑफ पार्टीज वगैरह। देखो अब इसमें आप देखोगे मेमो ऑफ पार्टीज में ना, अनीता रानी ने केस करा है पार्टीशन के लिए अगेंस्ट अरुण, आशा, अंजू, राखी भारद्वाज। अब इसके एंड में अगर आप देखोगे तो हमने रिलेशन दिखा रखा है। अब तो पार्टीशन, तो देखो पार्टीशन जो आप सीख कर रहे हो, आप अपने विद इन अपने रिलेशन में या रिलेटिव से ही करोगे, अपने भाई बहनों से करोगे, फादर से करोगे। ठीक है, पार्टीशन तो उनके बीच होगा, तो आपका रिलेशन होगा, तो आपको रिलेशन दिखाना है। असेंशियल्स हैं, बहुत बेसिक चीजें असेंशियल्स हैं जो बाकी ड्राफ्ट में नहीं है, मगर आपको ध्यान रखनी है इन सब चीजों को। तो देखो ये जो हैं अनीता रानी के ब्रदर हैं, जैसे ब्रदर लिखा हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ये पार्टीशन सीख कर रहे हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हमारी पिटीशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम नॉर्मली अपना टाइटल डाल देते हैं, सूट फॉर पार्टीशन फॉर इमूवेबल
इमूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेटेड दिस, एग्रीमेंट टू सेल, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये सूट फॉर पार्टीशन है, मगर इसमें हमने बहुत सारी अलग चीज़ें भी मांगी हुई हैं, रेमेडीज मांगी हुई हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स का नलिटी, विल का नलिटी, या फिर अग्रीमेंट का नलिटी, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ऑल्दो ड्राफ्ट मिल जाएगा आपको, आप देखना समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा लर्निंग इज ऑलवेज वेलकम। मगर क्योंकि सूट फॉर पार्टीशन है और मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, ताकि क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हो, देख रहे हो, तो आप उसको समझ पाओ। प्लेन पे आ जाते हैं सीधा। देखो अगेन फिर से, इट इज ड्राफ्टेड बाय अ सीनियर, और मैंने पहले ही बताया था कि हर सीनियर का, हर एडवोकेट का, जूनियर सीनियर, सुपर सीनियर, सबका तरीका जो है वो अलग होता है ड्राफ्टिंग का। फॉर्मेटिंग भी अलग हो सकती है ड्राफ्टिंग की। जैसे पुराने अगर आप ड्राफ्ट देखोगे उसमें आपको कुछ और तरीके से ड्राफ्टिंग देगी, इसमें आप देखोगे तो कुछ और तरीके से देगी। जैसे देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो अब एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आप और आपके ब्रदर हैं, ठीक है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, पिताजी से इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, बेस्टो हुई है, या फिर पिताजी की प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और भाई हैं आप पार्टीशन सीख कर रहे हो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बाय थ्रू अ डिस्प्यूट, तो वो आप इस तरह से उसकी पेटिशन डालोगे, अपना हिस्सा जो अपना राइट है वो आप इस तरह से कोर्ट में डाल के लेने की कोशिश करोगे, अगर बातें नहीं बन रही हैं बातों से, ठीक है। तो देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्यों ऐसे डाली है हाईलाइट करके, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बोन ऑफ कंटेंशन ही वही है, हमारा इशू ही प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का दिखाना, दर्शाना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी है, इनके नाम पे थी, इनके नाम पे नहीं थी, ऐसी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, ऐसे चलती आ रही है, ब्ला 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 एक्सेट्रा, ठीक है। द प्लेंटिफ, that the plaintiff is daughter of late Shri Munni Devi and the sister of defendant number 1, 2 and 3, and sister-in-law of defendant number 4, that the plaintiff as well as the defendant number 1, 2 are surviving legal heirs। देखो उन्होंने, देखो मुन्नी देवी थे, ये डिसीज हो गए हैं, उनके लीगल हेयर्स हैं, हमने बता दिया। हम क्या बता रहे, क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। ऊपर मदर थे या फादर थे, वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। उनके बाद जो लीगल एज बचे, जो भाई बहन और जो बाकी सब हैं वो बचे, उनका शो कर रहे हैं कि उनके बाद ये लीगल एड्स हैं, और जो प्रॉपर्टी है इक्वली इन तीनों या इन चारों सिबलिंग्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। आर दी सर्वाइविंग लीगल नाउ डिसीज श्री मुन्नी हु डाइड इंटेस्टेट 10/12/2023। अब देखो बिल बनी है या नहीं बनी, ये भी एक इशू है, ये भी एक मुद्दा है। अगर बिल बनी है तो आप उस विल को यूजुअली लोग चैलेंज कर देते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, विल अगर बनी है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सिंस इट इज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी relinquished to the other sibling or one sibling by way of the will, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल है, सबका राइट है। मगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और विल है तो वो आगे रिलिंक्विश किसी को भी कर सकते हैं पेरेंट्स, उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उसमें किसी का से नहीं होगा, ठीक है, समझे। आपको दिखाना है चीज़ें बहुत इस तरह से ड्राफ्ट करना है कि कोई भी उसको पढ़े, नॉट जस्ट ओनली द जज, बट कोई भी उसे पढ़े, उसे समझ आए कि हाँ ये ड्राफ्ट ये चीज़ कह रहा है और ये स्टोरी है, और ये जो हमारी जो प्रेयर है, जो ये सामने वाला बंदा या फिर एडवोकेट या पार्टी सीख कर रहे हैं, इस तरह से ड्राफ्ट होने चाहिए। एक क्रोनोलॉजी, एक लैंग्वेज, एक फॉर्मेटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने दिया हुआ है ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉपर्टी, या कब कैसे किसने किससे खरीदी, उसका कितना जो है हिस्सा है, फ्रॉम द फंड प्रोवाइडेड बाय हर। अब इनका कहना है कि जो प्रॉपर्टी जो खरीदी गई थी मदर के द्वारा, जो फंड्स थे वो मैंने दिए थे। अब देखो यहाँ पे भी एक कैच है, अगर मदर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट इन दैट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यू हैव अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट प्रॉपर्टी, and now based on that contribution you have all the rights in the property, ठीक है। by the parents and share the ancestral property by her parents as her share in the ancestral property। अब क्योंकि ancestral property भी है तो obviously उनका शेयर बनता है, ठीक है। the deceased mother of the plaintiff out of her own funds constructed ground floor, ठीक है, that the plaintiff is currently in a settled possession of the second floor,
ऑफ द सेट प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी में है या नहीं, वो सारी पोजीशन क्लियर करती है। अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि जो डिफेंडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट मैंने केस डाला वो कौन कौन है, क्या क्या है और कितना उनका राइट है उस प्रॉपर्टी में। द डिफेंडेंट नंबर 1 इज द सन ऑफ द डिसीज्ड मुन्नीलाल, ब्रदर ऑफ द प्लेंटिफ, एंड द डिफेंडेंट नंबर 2। रिलेशन बता दिया पूरी तरह इलैबोरेट करके, कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन है द प्लेंटिफ एज वेल एज द डिफेंडेंट नंबर 1, सर्वाइविंग लीगल हेयर्स हैं वो बता दी कि लीगल हेयर्स हैं और प्रॉपर्टी इनके नाम पे ही आनी चाहिए। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 along with the now deceased father of the plaintiff as well as the defendant number got false and fabricated transfer document dated। कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, मगर देखो अगर ऐसी कोई चीजें हैं कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है, आप किसी को चैलेंज करना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन करोगे कि अगर आपको अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है या कुछ हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट कर दिया है बाय वे ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट विदाउट माय ओन कंसेंट, क्योंकि इंसेस्टल प्रॉपर्टी है, मेरा कंसेंट लगेगा किसी को प्रॉपर्टी के आगे देने के लिए, तो वो सब आप इसमें डालोगे। आगे चलते हैं। देखो अब ये ना आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पार्टीशन क्या है, कैसे होती है, किनके बीच होती है। हम यहाँ पे बस इतना बताना चाहते हैं बुक से बाहर आकर के कि किस तरह से उसको कोर्ट में लाया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है और किस तरह से वो चीज़ें चलती हैं। ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ये ड्राफ्ट आप पढ़ोगे, इसमें अब हम अपने इश्यूज लिख रहे हैं सारे, अपने फैक्ट्स लिख रहे हैं सारे कि इस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो आई, इंसेस्टल प्रॉपर्टी थी और पिता के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है हम 4 भाई बहनों में 2 3 4 जो भी हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, मगर किसी एक भाई या बहन ने झूठी विल बना ली या प्रॉपर्टी पेपर बना के वो अपने नाम पे कर ली या किसी को रिलीविश कर दी, तो आप उसको चैलेंज करते हो। पार्टीशन में हम कब जाते हैं, जब कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जब चीज़ें बातों से नहीं बन रही होती हैं और हमें कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। बातों से बन रही है तो पार्टीशन डीड बन जाती है, म्यूचुअली बन जाती है और सारी पार्टियां उसको साइन कर लेते हैं और उस हिसाब से फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूट के हिसाब से चलेगा, तो उसी से हम यहाँ पे हैं। देखो सूट पर प्रॉपर्टी एड्रेस डाल दिया, कितना स्क्वायर फीट है, कितने फ्लोर हैं, सब इलेबोरेट करके पूरी तरह से डाला हुआ है इसमें। अब ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट सूट। अब हम आएंगे, देखो अगेन हर किसी का तरीका अलग होता है ड्राफ्ट करने का। आप इसको अपने हिसाब से पैरावाइज भी ड्राफ्ट कर सकते हो, पॉइंटर्स बना के 1 2 3, फिर सब पॉइंटर्स बना के 1 2 3। किसी किसी का तरीका और थोड़ा इलेबोरेट होता है या और थोड़ा कोशिश होती है कि उसको और इजी तरीके से बनाया जाए या उनको नज़र में वो इजी लगता है। जैसे सूट प्रॉपर्टी उन्होंने अलग से कर दिया, ठीक है, फैक्ट्स अलग से बना दिए, लीगल एज की डिटेल जो है अलग से दे दी। तरीका डिफरेंस हो सकता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, अपने हिसाब से बना के डाल सकते हो। अब देखो ये फैक्ट्स है, पहला पैरा मैं पढ़ देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग that the suit property is a self-acquired property of now deceased late Shrimati Munni Devi, which was acquired by her out of her own funds, received as her share in her parental ancestral initially as a plot wide dated document this GPA agreement, ये documents ठीक है, executed in her favor and later constructed by her independently out of his own funds, that the documents pertaining to the ownership of the suit property in the name of now deceased late Shri Munni Devi is in the possession of the defendant, ठीक है, the copy of which despite several requests and demand notice have not been given to her। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आप डालोगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ कि जो मदर हैं और उनकी जो बेटी है जो जिसने केस डाला है वो एक्सपायर हो गई, एक्सपायर होने से पहले उनकी जो बेटी है शी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर लाइफ और मेंटली या फिजिकली, तो मदर ने बोला कि तू मेरे घर में इस फ्लैट में आकर के रह आराम से। इन दिस नाउ डिसीज्ड पेरेंट्स identify allowed and children reside in the suit property in which the mother of the plaintiff as owner was residing as well. She determined that the right of her daughter and her children to continue reside in the said property। तो ये उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे। That the plaintiff along with her children are in settled possession of the suit property since 2010 when the plaintiff and her children were brought to her parents. She was told that the second floor is being given as her share in the parental house। तो ये फैक्ट्स हैं जो मैं प्लीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ
कि मैं उस घर में से शादी मेरी हो गई, मैं वापस आई, मेरी माँ ने मुझे वहाँ पे एक फ्लैट दिया और उन्होंने मुझे ये बोला कि ये एज पार्ट ऑफ योर शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और हर एक्वायर्ड शेयर कह सकते हो, मैं उसको दे रही हूँ। Now, as soon as the mother dies, द फादर एंड द ब्रदर वो एक रकस क्रिएट करने लग जाते हैं, न्यूसेस क्रिएट करने लग जाते हैं उनके पोजेशन में, क्योंकि उनको वो प्रॉपर्टी चाहिए और परेशान करते हैं। मतलब एज इन बिजली का बिल काट दिया, कनेक्शन काट दिया, पानी बंद कर दिया, तो वो भी एक डिस्प्यूट है जो आप इसमें डालोगे। तो बेसिकली देखो, मोटा मोटा समझने की ये चीज़ें, फैक्ट्स आप पढ़ लेना, मैं पूरे फैक्ट्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने 2 पैरा पढ़े, वो आपको पढ़ना है और ग्रैब करना है कि ड्राफ्टिंग किस तरह से हमें अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बनानी है। आप समझ रहे हो इस चीज को? देखो, ये चीज ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट एंड बीइंग ब्लंट, ये चीज आपको कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप ये खुद से नहीं ड्राफ्ट करोगे, सीखोगे। ठीक है, आपको इतना बजाया जा सकता है कि इस तरह से ड्राफ्टिंग होगी, ये लैंग्वेज होगी, क्योंकि फिर मैं बताता हूँ, हर केस की स्टोरी लाइन अलग होती है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, कभी कभी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, तो यू बीइंग दी एक्सपर्ट आप उनको हमारे फेवर में लाते हो, उनको मोल्ड करते हो और अपनी प्लेंट इस तरह से बनाते हो कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को पढ़ो। देखो, पार्टीशन में सिविल केसेस की ब्यूटी यही है कि इनमें ना इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, ऑल्दो मिसलेनियस एप्लीकेशंस, एंड नंबर ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपको मैं वीडियोस में भी समझा और बुझा नहीं पाऊंगा, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हम आपको कवर कर रहे हैं वो यही है, आपको ड्राफ्ट बनाना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। मिसलेनियस चीज़ें जब आती हैं तो हम भी आज तक भी, क्योंकि सीपीसी जो है वो इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हम खुद भी आज तक सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं वो स्टिल सीख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप प्रैक्टिकली जब आप फेस करते हो, कोर्ट में खड़े होते हो, सबमिशंस देते हो, तभी ही सीखते हो और उसी हिसाब से वो चलती हैं। ठीक है, तो आपको एक बेयर आइडिया लग जाता है। हम कोशिश यही कर रहे हैं अपनी वीडियो से आपको एक आइडिया देने का, क्योंकि देखो, पूरी तरह सिखाना तो बहुत इम्पॉसिबल है, सारी चीज़ें बताना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी तरह सीखने के लिए पूरी तरह ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, और पूरी तरह ग्राउंड पे उतरने के लिए, लिटिगेशन में आने के लिए आपको फ्री रहना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, सीनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ेगी। मगर हमारी कोशिश यही है कि हम आपको एटलीस्ट बेसिक दिखा दें, सिखा दें, समझा दें कि इस तरह से चीज़ें होती हैं कोर्ट, ताकि आपको एटलीस्ट कल को अगर आप प्रैक्टिस में जाओ, किसी सीनियर के अंडर जाओ या अपना भी काम स्टार्ट करो, तो आपके पास एक मटेरियल हो, कुछ ड्राफ्ट्स हो। ठीक है, इतना समझ आया? देखो, फैक्ट्स को पढ़ लेना, मैं फैक्ट्स में जाऊंगा तो वो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि फैक्ट्स मैंने फिर बोला अलग अलग होते हैं, हर केस के अलग अलग डिपेंड करना, मगर आपको हम आइडिया देने आए हैं, आपको हम प्रैक्टिकल लिटिगेशन बताने आए हैं किस तरह से वो होता है। तो ये सारे फैक्ट्स है। देखो, अब देखो, फैक्ट्स आपने सारे लिख दिया, एंड में ना देखो, पार्टीशन में क्या, एंड में आपने सब कुछ लिख दिया, अब आप जो सीख कर रहे हो वो भी बताओगे। देखो, आपका दैट द प्लेंटिफ इज राइटफुली एंटाइटल्ड टू 1/4 शेयर इन द सूट प्रॉपर्टी। ठीक है, 1/4 कैसे हो गया? फादर, 2 भाई और बहन, या फिर 4 अगर लीगल हेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई इंसेस्टल प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो 1/4 ही होगा। ठीक है, तो ये डाल दिया, 1/4 मांग रही है वो अपना कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन में सारी चीज़ें आएंगी। देखो, जैसे पहले भी मैंने बताया था अपनी सिविल की बाकी वीडियोस में, रिकवरी में मैं बहुत एलैबोरेटली बता चुका हूँ। तो हम लोग आपको ना बोर करते हुए, चीज़ों को बहुत बार बार ना इलैबोरेट करते हुए, बहुत शॉर्ट में रखने वाले हैं, कि ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, द कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन 2010 व्हेन द प्लेंटिफ अलोंग विद द चिल्ड्रन स्टार्टेड रिजाइडिंग इन द सेकंड फ्लोर। पहले भी बताया था, चेन ऑफ एक इवेंट्स होती हैं, चेन ऑफ इवेंट्स को हम कॉज ऑफ एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉज ऑफ एक्शन बना देते हैं, और उस हिसाब से हम अपने कोर्ट को अप्रोच करते हैं। इसमें क्योंकि सिविल केस है, देखो सिविल केस है, तो हम जहाँ सूट प्रॉपर्टी है, सूट प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उस कोर्ट को अप्रोच करेंगे और वहाँ जाएंगे। जैसे ये प्रॉपर्टी देखो उत्तम नगर की है, जितना एज फार एज आई सॉ, तो ये द्वारका जाएगी, तो ये द्वारका गई।
तो इस तरह से ही चलता है। अब देखो, आप सोचोगे कि एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में, ये सारी बुकिश लैंग्वेज है, बुक में पढ़ सकते हो। ऑल्दो मैं बता देता हूँ, अगर दो प्रॉपर्टी अलग अलग जुरिस्डिक्शन, तो किसी भी एक जुरिस्डिक्शन की प्रॉपर्टी को पकड़ करके आप उस जुरिस्डिक्शन में जा सकते हो। देयर इज नो बार। सीपीसी बहुत वास्ट है, थियोरेटिकली समझना है, पढ़ना है, उसके लिए हमारे कोर्सेज हैं, अलग अलग वीडियोस हैं इलेबोरेटली आपको समझाने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उससे सिर्फ आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, चलिए आगे। ये आ गया आपका, वेयर इज दैट, कॉज ऑफ एक्शन गया। फिर हम चलते हैं आगे, जुरिस्डिक्शन मैंने बताया, द कॉज ऑफ एक्शन अरोज विद इन द टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट। कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से और प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बना रहे हैं, सो फॉल्स विद इन द ओरिजिनल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या, वैल्यूएशन ऑफ सूट, दैट फॉर द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन सूट इज वैल्यूड एट द मार्केट वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़। तो अब सूट का वैल्यूएशन कैसे होगा सर? वैल्यूएशन के हिसाब से ही तो हम जाएंगे, कैसे केस डालेंगे, क्या करेंगे? तो आपको यही करना है, जो मार्केट रेट होता है बेसिकली, तो जो मार्केट मार्केट रेट होता है प्रॉपर्टी का, हर सर्कल का, हर एरिया का अपना एक रेट होता है। वो रेट के हिसाब से वो आपको पता चल जाएगा। वो उसे आप पता करवा भी सकते हो नियरेस्ट एसडीएम के पास जाके, या अपने एमसीडी के पास जाके, जो भी है कंसर्न ऑफिस, वहाँ से मार्केट रेट पता कर सकते हो कि यहाँ पे कितना किस हिसाब से, और अपने स्क्वायर फीट के हिसाब से या गज के हिसाब से वो उसका वैल्यूएशन निकल सकता है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि जब पार्टीशन में आप पार्टीशन मांग रहे होते हो, तो पार्टीशन में आप क्या जो है कोर्ट फीस लगाते हो जब पोजेशन मांग रहे हो, जब कुछ मांग रहे हो? तो देखो, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली तो बहुत नॉर्मल एडवलोरम फीस जाती है, मगर जब आप पार्टीशन, पोजीशन, डिक्लेरेशन सब कुछ मांग रहे हो, देखो ये ना, ये अब मैं अगेन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ये सारा वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। मगर मैं वैसे बता देता हूँ, जो आपका जो पार्टीशन जो आप मांग रहे हो ना, मान लो जैसे 1 करोड़, इसका 1 करोड़ का वैल्यूएशन है, 1/4 हो रहा था। ठीक है, 1/4 में यानी कि 25 लाख रुपए ईच। तो 25 लाख के हिसाब से आप कोर्ट फीस पे करोगे। और कौन सी कोर्ट फीस पे करोगे? जो कोर्ट फीस एक्ट में, यानी वो डायरी में जो पहले बताया था मैंने, उसमें लिखी हुई है, उस हिसाब से। सिंस, ठीक है, पोजेशन ऑफ द सूट, that the since the plaintiff is in the settled possession of the suit property whose partition is sought by thereby the court fees। अब क्योंकि ये पोजेशन में था, पोजेशन हम सीख नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें पार्टीशन वो 25 लाख के हिसाब से डालने की जरूरत है। हम पोजेशन में ऑलरेडी हैं, तो बहुत नॉमिनल कोर्ट फीस जाती है 200 रुपये। देखो, ये वेरी करेगा, ये वाली फीस वेरी करेगी। आप कोर्ट में जाओ, पता करो, सूट एक्ट देखो, कोर्ट फीस एक्ट देखो, उसमें जा करके उसको लगाओ। लिमिटेशन 3 साल होता है। ठीक है, उसके अंदर अंदर आपको डालना है। और अगर बहुत लेट हो गया है तो आपको कुछ लूपहोल्स निकालने पड़ेंगे, उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, या हुआ होगा ऐसा, वो आप देखोगे, उस हिसाब से उसको रिवाइव करोगे अगर नहीं है तो। ठीक है, अब देखो, ये द अग्रीड पर्सन बाय द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ एट इंस्टीट्यूट, ये पुराने केसेस हैं, बैकग्राउंड दे रखा है कि उन्होंने भी हमारे अगेंस्ट केसेस डाले हुए हैं, जो ये उनकी डिटेल्स हैं जो चल रहे हैं। प्रेयर में क्या मांग रहे हैं? द प्लेंटिफ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली फ्रेज दैट द ऑनरेबल कोर्ट अपॉन the facts and circumstances of the present case may graciously be pleased to partition, of course, क्या होगा, hold the plaintiff as one of the surviving legal heirs of the deceased, and the plaintiff is also the shareholder equivalent to 1/4 share of the suit property। अपना 1/4 शेयर मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो प्रेयर हो गया। declare the plaintiff one of the co-sharer being co-pastor in the property of mother who died intestate as per provision of Hindu law। शेयर मांग रही है, डॉक्यूमेंट जो है, जो उसे लग रहा है फ्रॉड है, जो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, डीड डिग्री है,
वो उन्हें डल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहती है, डिक्लेयर द टाइटल डीड उसको हटवाना चाहती है, नॉन बाइंडिंग बताना चाहती है। ये देखो ये प्रेयर्स है। मैंने क्या बताया था पहले कि प्रेयर में अगर आप कोई चीज़ मिस करोगे तो वो चीज़ आप सब्सिक्वेंट स्टेज पे कभी मांग ही नहीं सकते। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेयर डालो, जो समझ में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वो सब डालते चले जाओ। देना का काम जज का है, लेकिन लिखने का काम आपका है। आपको लिखना जरूर है, डिस्क्रिप्शन कोड का है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, लेकिन लिखा ही नहीं होगा तो जज के पास कोई पावर नहीं है उस इशू को, उस चीज को टच करने की। Direct the defendant, their associates, agents to not cause hindrance in the peaceful possession and enjoyment of the second floor of the property। ठीक है, ये अब देखो इंजंक्शन पे आ गए। अब हम इंजंक्शन भी मांग रहे हैं, यानी कि जो मैं बाद में कवर करूंगा अपनी 30 इंजंक्शन की वीडियो में, या फिर लेट मी जस्ट कवर इट इन दिस वीडियो, ताकि आपको बेटर समझ आ जाए और अच्छे से आप समझ पाओ इस चीज को। तो इंजंक्शन की जब बात होती है, पार्टीशन देखो हमारा हो गया, ठीक है, पार्टीशन में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंजंक्शन की एप्लीकेशन पे आ जाते हैं सीधा, एफिडेविट हो गया, ये सब बता चुका हूं मैं किस तरह से फाइल होगा, कैसे होगा, सीधा इंजंक्शन पे आ जाते हैं। इंजंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंजंक्शन क्या होता है? परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन, किसी को कुछ भी करने से लॉफुली रोकना। यानी कि अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में बोलूं एग्जाम्पल के साथ, तो जो हमने जैसे अभी मैंने बताया वो जो पार्टीशन वाली वीडियो में, कि अगर आप एक पीसफुल पोजेशन पे हो किसी प्रॉपर्टी के, ठीक है, इवन दो यू आर नॉट एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इवन दो यू आर एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर आपने वो लीज पे ले रखी है या किसी भी तरीके से ले रखी है, और आपके उस स्टे पे, उस प्रॉपर्टी पे कोई हिंड्रेंस हो रहा है, या वो प्रॉपर्टी चैलेंज्ड है दो भाई और बहनों के बीच में, यानी कि एक वो जो एक प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो एक भाई के नाम, भाई ए, किसी भाई ए के नाम पे है, ब्रदर ए के नाम पे है, और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन ब्रदर ए जो है वो कब्जा करके बैठा है, वो मेरा शेयर नहीं दे रहा। तो ब्रदर बी क्या करेगा? पार्टीशन सूट डालेगा, जैसे हमने पार्टीशन वाली वीडियो में बात करा, पार्टीशन सूट डालेगा, और पार्टीशन सूट के साथ इंजंक्शन डालेगा, या फिर हो सकता है पार्टीशन वो बाद में डाले, पहले इंजंक्शन डाल ले 39(1)(2) में, सीपीसी में। तो बाय वे ऑफ दैट एप्लीकेशन, बाय वे ऑफ दैट केस, बाय वे ऑफ दैट injunction application, what I would seek as a brother B would be to not let my brother A to alienate that property to somebody else and create third party interest। समझ आया? मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी में मेरा भाई है कब्जे में, सिंस दैट इज ए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और मेरे को उसका शेयर नहीं दे रहा है, तो मैं इंजंक्शन डालूंगा कोर्ट में कि पार्टीशन तो मैं मांगूंगा, ऑफ कोर्स मेरे को चाहिए, लेकिन मुझे उसे रोकना भी तो है उसको आगे सेल करने से। अगर उसने सेल कर दिया बीच में, तो मेरे केस डालने से पहले या मेरे केस डिसाइड होने से पहले, तो मुझे उसे रोकना है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मेरे नाम पे शेयर नहीं आ जाता, या मैं ये केस जीत नहीं जाता, या ये केस है जो डिस्पोज ऑफ या डिसाइड नहीं हो जाता बाय द कोर्ट। तो उस चीज से रोकने के लिए मैं इंजंक्शन डालूंगा अंडर सेक्शन 31 रूल ऑर्डर 31, सॉरी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। ठीक है, तो वो होता है इंजंक्शन, किसी को जैसे एनक्रोचमेंट है, कुछ भी है, मैं बहुत एक बेसिक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ समझाने के लिए। तो आप अपने ब्रदर ए को रोकोगे ताकि वो प्रॉपर्टी को बेचे ना, सेल ना करे या रेंट पे ना दे, ताकि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा आपको उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए और उसे अपना शेयर लेने के लिए। तो वो होता है 39(1)(2)। ठीक है, जैसे इस अब देखो पार्टीशन वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, वो जो लेडी थी अपना 1/4 शेयर मांग रहे थे, ठीक है, ठीक है, पहले पैरा में वही लिखा हुआ है, द प्लेंटिफ हैज अ गुड प्राइमा फेसी केस। देखो इंजंक्शन में ना 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं जो देखी जाती है। एक तो प्राइमा फेसी केस, 3 ग्राउंड्स हैं इफ आई कैन रिमेम्बर करेक्टली। पहला तो है प्राइमा फेसी केस होना चाहिए आपके फेवर में,
और अगर वो इंजंक्शन नहीं मिला तो इर्रेपरेबल लॉस होना चाहिए आपको। और एक और चीज़ थी दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो आप उसको पढ़ लेना क्योंकि ये सब थ्योरी की बात है। तो देखो, द प्लेंटिफ हैज अ गुड prima facie case in her favor and there is a likelihood of getting favorable orders as sought by the plaintiff, that it is settled position of law that the self-acquired property of a female Hindu dying intestate devolves upon her surviving legal heirs, right? दैट डाइंग इंटरस्टेट का मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा हो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। मतलब कि बिना विल के जब कोई एक्सपायर हो जाता है या चले जाते हैं तब, क्योंकि तब तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिवॉल्व होगी लीगल एयर्स में। अगर विल है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और विल है, तो वो उस सिबलिंग या उस बेटे के नाम पे या बेटी के नाम पे जाएगी अनलेस इट इज चैलेंज्ड। ठीक है, आफ्टर द फॉल्स सेवरिटी डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द फॉर्जिंग सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटर एंड फ्रॉडुलेंट मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट गॉट एग्जीक्यूटेड अंडर undue influence, coercion without any free will of the executant are liable to be declared as null and void। इंजंक्शन में मांग रहे हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। ये मोर और लेस फैक्ट्स ही हैं सारे। अब देखो इसमें वो क्या दिखा रहे हैं कि मुझे कितना लॉस होगा अगर इंजंक्शन नहीं मिला या वो प्रॉपर्टी मुझे न्यूसेंस वहाँ नहीं रोका या मुझे उनको रोकने से निकाला नहीं गया, मतलब वो मुझे उस प्रॉपर्टी से निकाल ना दे और मुझे डिस्पोजेस ना कर दें उस प्रॉपर्टी से। आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रंस हैज बीन रिजाइडिंग इन द सेकंड फ्लोर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, दस एज अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ द सेम possession of the same and her right to the same was determined by the now deceased mother of the plaintiff, that however the now deceased father of the plaintiff along with the defendant number 1 and 4 created a false and fabricated document। सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब देखो ये पैरा देखोगे, फिफ्थ पैरा, दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 हैव बीन कंटिन्यूइंग टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूसेंस ऑन द सेकंड फ्लोर, ताकि मेरे को निकाल दिया जाए वहां से, मेरे को डिस्पोजेस कर दिया जाए उस प्रॉपर्टी से। हेंस मैं 3912 में आया हूँ या आई हूँ कि वो सब चीज़ें रुक जाएं, मेरे को पीसफुली वहाँ पे रहने दिया जाए एटलीस्ट जब तक ये सूट डिसाइड नहीं हो रहा। अब देखो ये जो मैं 3 चीज़ें मैं बोल रहा था वो यही है जो मैंने बताई थी। पहला, प्राइमा फेसी केस आपके फेवर में, मुझे आपको दिखाना है कि आपका केस जो है आप बोनाफाइड हो, बोनाफाइड लिए आपके जो शेयर है वो आपके नाम पे बनता है, आपके नाम पे आना चाहिए। दूसरा, अगर आपको इंजंक्शन नहीं मिला तो इर्रेपरेबल लॉस होगा। आपको वहाँ से क्या लॉस होने वाला है, आपको अगर वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो एक तो आपका पूरा शेयर है वो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी है, दूसरे आप वहाँ रह रहे हो, यू डोंट हैव एनी अदर हाउस होल्ड टू लिव, यू हैव गॉट 2 चिल्ड्रंस टू टेक केयर ऑफ, वो कहाँ जाएंगे। तो ये एक चीज़ें हैं कि आपको अगर इंजंक्शन नहीं मिली तो अगर ऐसा हो गया, निकाल दिया आपको, तो वो हो गया इर्रेपरेबल लॉस जो फिक्स नहीं हो सकता। थर्ड हो गया बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि मेरे फेवर में चीज़ें बन रही है, मेरे फेवर में सब कुछ हो रहा है और सब कुछ जो बैलेंस है, मतलब जो एज इन जो मेरा जो डिमांड है, जो मेरा पेटिशन है, जो मेरी प्रेयर है, वो अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट शो करता है कहीं ना कहीं कि ये जो है मेरे फेवर की बात है और मैं ये केस जीत या विन कर सकती हूँ। दैट नो प्रेजुडिस व्हाटसोएवर विल कॉज टू द डिफेंडेंट इफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज अलाउड। ये हम प्रेयर मांग रहे हैं और इसमें क्या मांग रहे हैं, डिफेंडेंट नंबर 1 and 4 आर रिस्ट्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, जो मैं बता रहा था कि प्रॉपर्टी पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना आ जाए इन द सूट प्रॉपर्टी, एंड फ्रॉम कॉजिंग हिंड्रेंस इन पीसफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द प्लेंटिफ एंड डायरेक्टेड टू रिटर्न द ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं 3912 की, वो हम मांग रहे हैं अपने इंजंक्शन में। दिस इज हाउ एंड वाई इंजंक्शन कम्स इनटू पिक्चर, ताकि फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट जब तक सूट चल रहा है, ये परमानेंट भी हो सकता है ऑफ कोर्स इवेंचुअली, उसको जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता 3912 आपका, वो भी सेपरेटली डिसाइड होता है, इस तरह चलेगा। तो पार्टीशन की जब बात करी हमने, तो पार्टीशन आप अलग से डाल सकते हो विदाउट आस्किंग फॉर इंजंक्शन, और आप 3912 इंजंक्शन में डाल सकते हो विदाउट आस्किंग फॉर पार्टीशन, मगर समझदारी यही होती है। और ये आप किसी भी स्टेज पे दोनों अलग अलग डाल सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि साथ में जाएंगे, मगर बेटर यही रहता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ मांगने जा रहे हो तो आप साथ में इसको डाल दो, अलग अलग इनको फाइल करने की जरूरत नहीं होती। पार्टीशन डालोगे, पार्टीशन के साथ आपको इसको अनेक्स कर दोगे पीछे साथ में, ठीक उसी तरह जैसे बाकी केस चलते हैं एफिडेविट के साथ प्रॉपर
क्लाइंट्स के साइन, ओथ कमिश्नर, वकालतनामा, सब कुछ वैसे ही फॉलो करना है जैसा पुराने केसेस में या पुरानी वीडियोस में आपको दिखाते हुए आए हैं। फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ वही होगी, इंडेक्स वगैरह जैसे देखो सब कुछ सेम होगा, लास्ट में वकालतनामा लग जाएगा एंड यू आर गुड टू गो।